नमस्कार विद्यार्थियों, YouTube ऑनलाइन क्लासों में आपका फिर से स्वागत है। आपको वर्त से संबंधित और वर्त की स्पर्श रेखाएं, वर्त की जीवाएं, तिर्जाएं, व्यास, इनमें जो महत्वपूर्ण प्रमेय हैं उनको सिद्ध करना बता रहे थे और साथ ही साथ जीवाओं से संबंधित दो जीवों के बीच की दूरी, समांतर जीवों के बीच की दूरी, वर्त केंद्र से जीवा पर लंब डालते हैं तो उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रमेय बनते हैं उनको सिद्ध करना बता रहे थे, मान ज्ञात करना बता रहे थे। आज आपके लिए वर्त और वर्त की स्पर्श रेखाएं से संबंधित एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो आपकी पाठ्य पुस्तक का क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन को लिखते हैं, आपको ध्यान से समझना है। क्वेश्चन है त्रिभुज ABC की भुजाएं AB, BC व CA एक 4 सेमी त्रिज्या वाले वर्त को क्रमशः L, M व N पर N बिंदु पर स्पर्श करती है। यदि AN बराबर 6 सेमी व CN बराबर 8 सेमी हो तो त्रिभुज ABC का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज ABC की परिमिति ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है एक त्रिभुज जिसका नाम है ABC। ABC त्रिभुज है। इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक वर्त को बाह्यतः स्पर्श करती है, अर्थात त्रिभुज के अंतर्गत वर्त बना हुआ है और वर्त की परिधि त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करती है। तीनों भुजाओं को जहाँ पर स्पर्श करती है उन बिंदुओं का नाम इसमें दे रखा है L, M और N, ये क्रम से, अर्थात AB L पे, BC M पे और CA N बिंदु पे वर्त को स्पर्श करती है। अब इसके अंदर दे रखा है यदि AN बराबर 6 सेमी हो और CN बराबर 8 सेमी हो तो हमें इस त्रिभुज का पूरा परिमाप ज्ञात करना है, त्रिभुज की परिमिति ज्ञात करनी है। परिमिति का मतलब त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात करनी है, तीनों भुजाओं की लंबाई कितनी है ये बताना है और उन तीनों भुजाओं के माप को, लंबाइयों को जोड़कर हम उस त्रिभुज का परिमाप बताएंगे। तो त्रिभुज का परिमाप बताना तो आसान है क्योंकि जब भुजाओं का माप आ जाएगा तो हम तीनों भुजाओं के माप को जोड़ लेंगे, अर्थात जैसे S ज्ञात करते हैं, त्रिभुज का परिमाप अर्ध परिमाप होता है S, तो तीनों भुजाओं को अगर जोड़ लेंगे तो वो त्रिभुज का परिमाप आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो मेन उद्देश्य ये है वो त्रिभुज की तीनों भुजाओं का माप ज्ञात करना है। किस प्रकार से ज्ञात करें, लेकिन अगर हम इस प्रश्न को इस प्रकार से अगर पढ़ते हैं तो ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर इस सूचना को हम समझ के क्वेश्चन के अंदर जो बताया गया है उसको अगर अच्छी तरह से समझ गया, हम एक डायग्राम बना लेते हैं, चित्र बना लेते हैं, तो चित्र के द्वारा हमें सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो हम यहाँ पर इस सूचना के अनुसार एक जो दिया गया है त्रिभुज और त्रिभुज के अंदर वर्त है अंतर्गत, उसका डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले वर्त का चित्र बनाएंगे क्योंकि हम यहाँ पर कच्चा चित्र बना रहे हैं। वर्त के बाह्यतः परिधि पर त्रिभुज की तीनों भुजाएं स्पर्श करेंगी, तो हम पहले वर्त बनाएंगे और फिर त्रिभुज खींचेंगे। अगर हम पहले त्रिभुज बनाएंगे और फिर वर्त बनाना चाहेंगे तो फिर वर्त की परिधि त्रिभुज की तीनों भुजाओं को कोई जरूरी नहीं है स्पर्श करे। तो हम यहाँ पर पहले एक वर्त बना लेते हैं।
जैसे मान लेते हैं ये एक वर्त है, इस वर्त की परिधि के 3 बिंदुओं को स्पर्श करती हुई एक त्रिभुज बनाई गई है। अर्थात ये त्रिभुज के अंदर वर्त होगा, इसका मतलब त्रिभुज बाहर बनेगा। इस प्रकार से ऐसे एक भुजा इस वर्त की परिधि को यहाँ पर स्पर्श करेगी, यहाँ पर दूसरी भुजा स्पर्श कर जाएगी और इस प्रकार से ये तीसरी भुजा स्पर्श करेगी। तो मान लेते हैं ये त्रिभुज है ए बी सी, कच्चे चित्र के रूप में आपको मानना है। ये ए, ये बी और ये सी, तो ये ए बी सी त्रिभुज हो गया। इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं ए बी, बी सी और ए सी या सी ए, ये इस वर्त की परिधि को 3 बिंदुओं पे स्पर्श कर रही है। आप जानते हो कि वर्त की परिधि पर कोई स्पर्श रेखा खींची जाए तो वो केवल मात्र एक ही बिंदु पे स्पर्श करती है, ऐसे अलग अलग एक से अधिक बिंदु नहीं हो सकते। तो यहाँ पर जो ए बी भुजा है ये इस वर्त की परिधि को इस बिंदु पे स्पर्श कर रही है, ये टैगनेट पॉइंट है, और यहाँ पर बी सी इस जगह स्पर्श कर रही है और ए सी या सी ए इस बिंदु पे स्पर्श कर रही है, वर्त की परिधि को बाह्यत है। इनका नाम दे रखा है क्रम से, ए बी जहां पर इस वर्त की परिधि को स्पर्श कर रही है वो एल बिंदु है, और बी सी जहां पर स्पर्श करती है वो एम बिंदु है, तो यहां पर हम एम बिंदु लिख देते हैं। और तीसरा बिंदु है एन, तो यहां पर ये एन पर स्पर्श कर रही है। तो इस प्रकार से एल, एम और एन 3 जगह वर्त की परिधि को ये त्रिभुज की भुजाएं हैं वो बाह्यतः स्पर्श कर रही है। साथ ही साथ इसके अंदर दे रखा है कि ये जो वर्त है वो 4 सेमी त्रिज्या वाला है, अर्थात इस वर्त की त्रिज्या 4 सेमी है। तो मान लेते हैं इस वर्त का केंद्र है ये ओ बिंदु है, वर्त का केंद्र। इस वर्त के केंद्र को अगर वर्त की परिधि तक मिला दिया जाए, परिधि तक अगर कोई रेखा खींच दी जाए तो वो वर्त की त्रिज्या होती है। तो कुल मिला के यहाँ पर हम बात करें, ये ओ एम जो रेखा होगी वो वर्त की त्रिज्या होगी, अर्थात ये 4 सेमी है। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर हम इस एन बिंदु को भी अगर मिला दें ऐसे, तो ये भी वर्त की त्रिज्या है, और वर्त की त्रिज्या बराबर होती है हर जगह, तो ये भी कितनी होगी 4 सेमी होगी। और इसी प्रकार से एल बिंदु को अगर मिलाते हैं इस वर्त के केंद्र को, तो ये भी वर्त की त्रिज्या होगी और 4 सेमी होगी, तो ये 4 सेमी। अब देखिए यहां पर माप दिया हुआ है ए एन बराबर है 6 सेमी। ये ए एन जो माप दे रखा है ये 4 सेंटीमीटर है, 4 सेमी है। और साथ ही साथ सी एन, ये सी एन जो माप दे रखा है ये है 8 सेंटीमीटर, ये माप दे रखा है 8 सेमी। सी एन का माप है 8 सेंटीमीटर। तो ए एन और सी एन यहां पर दे रखे हैं 4 सेमी और 8 सेमी। 4 सेमी क्या 6 सेमी दे रखा है ए एन, तो ये 6 सेमी, 4 सेमी नहीं है क्वेश्चन के अंदर, 6 सेंटीमीटर दे रखा है तो उतना लेना है, ये 6 सेमी। आपको क्या करना है, इस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करने के लिए बाकी 2 भुजाएं और बच गई, ए बी और बी सी, ये भी ज्ञात करना है, इसका माप भी ज्ञात करना है, क्योंकि तभी हम तीनों भुजाओं के माप को जोड़ेंगे तो इस त्रिभुज की परिमिति आएगी, परिमाप आएगा। अब यहां पर इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको सोचना है कि ए बी का माप, बी सी का माप किस प्रकार से ज्ञात किया जाए। अब आपको मैं बता दूं कि पिछले वीडियो के अंदर आपको अभी 2 रोज पहले मैंने आपको एक प्रमेय सिद्ध करके बताई थी कि वर्त के बाह्य बिंदु से खींची गई दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती है, ये आपको सिद्ध करके बताया था। अगर किसी बाह्य बिंदु से वर्त के ऊपर स्पर्श रेखा खींच दे तो 2 स्पर्श रेखा होती है अधिकतम, उन दोनों स्पर्श रेखाओं की जो लंबाई है वो आपस में बराबर होती है, अर्थात बाह्य बिंदु से लेकर वर्त की परिधि तक का जो स्पर्श बिंदु है उस स्पर्श बिंदु तक की दूरियां दोनों स्पर्श रेखाओं की बराबर होती है। तो यहां पर हम ध्यान दें, ये जो ए बिंदु है ये एक बाह्य बिंदु है, वर्त के बाहर स्थित है, और इस बाह्य बिंदु से अगर हम बात करें ए एल की, एल पे स्पर्श कर रही है, तो ये ए एल, और इधर ध्यान दें हम ए से लेके एन तक
ये भी स्पर्श रेखा हो गई, अर्थात ए एल और ए एन दोनों स्पर्श रेखाएं हैं जो वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई है। इसका मतलब इन दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होगी। तो यहां पर बहुत ही सरल सा पॉइंट है कि ए एन के बराबर ए एल हो गया। तो अगर ए एन बराबर 6 सेमी दिया हुआ है तो यहां पर ए एल भी 6 सेमी ही होगा। तो यहां पर ये लिख देते हैं हम। ये आपको पता होना चाहिए कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, तो ये आप इसका माप बता पाओगे कि 6 सेमी है। अगर आप ये जानते ही नहीं हो कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाई में बराबर होती है तो फिर आप इसका माप नहीं बता पाओगे, क्वेश्चन हल भी नहीं कर पाओगे। तो आपको इस प्रमेय का पता होना चाहिए जो आपको पूर्व में सिद्ध करके बता चुके। तो यहां पर ये भी कितनी होगी 6 सेमी, अर्थात ए एल बराबर ए एन है। दूसरी बात इधर आते हैं हम, ये सी बिंदु है, ये वृत्त के बाह्य बिंदु एक, अर्थात बाह्य बिंदु से सी एन और सी एम, सी एन और सी एम वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई वही दो स्पर्श रेखाएं हैं, तो इनकी लंबाई भी आपस में क्या होगी बराबर होगी। तो इसका मतलब सी एन बराबर सी एम होगा। यहां पर सी एन का माप जो दे रखा है वो है 8 सेंटीमीटर, तो यहां पर सी एम का माप भी कितना होगा 8 सेंटीमीटर होगा, ये 8 सेमी। अब देखिए यहां पर हम कुछ हद तक इस त्रिभुज की भुजाओं का माप निकाल लिए। बस यहां पर अगर हमें ज्ञात करना है तो बी एल और बी एम का माप ज्ञात करना है। अगर ये दोनों टुकड़े और आ जाते हैं तो इस त्रिभुज की पूरी परिमिति आपको प्राप्त हो जाएगी। उन सभी मापों को हम जोड़ लेंगे तो त्रिभुज का परिमाप आ जाएगा। लेकिन यहां पर अब हमारे पास इस बी एम का और बी एल का माप ज्ञात करना ये बहुत ही जरूरी है। ये कैसे ज्ञात करें, तो यहां पर देखो ये बी बी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई बाह्य बिंदु है और इस बी से भी खींची गई दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होगी। इस वृत्त के ऊपर जैसे बी एल और बी एम दोनों वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं। तो अगर इनमें से बी एल या फिर बी एम में से हम कोई सा माप ज्ञात कर लेते हैं तो वो दोनों माप भी आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। तो यहां पर अब हमारी समस्या यहां पर आके रुक गई कि इस बी एम का या फिर बी एल का माप किस प्रकार से ज्ञात किया जाए। अगर दोनों में से किसी एक का माप ज्ञात कर लेते हैं तो दूसरा माप भी क्या होगा आपस में बराबर होगा। तो इसके लिए मान लेते हैं हम इस बी एम या बी एल में से किसी एक का माप आप एक्स वाई जेड कुछ भी मान लो और फिर उसका मान ज्ञात कर लो। तो मान लेते हैं ये बी एम जो है ये एक्स सेमी है। अगर इस x का माप आपको मिल जाता है, x वाई जेड कुछ भी मान सकते हो क्योंकि इसका तो हमें मान ज्ञात करना है, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो अगर आपको x का माप मिल जाता है तो ये जो bl है वो भी उतनी हो जाएगी जितनी bm है या x है, x सेंटीमीटर है। तो इसके लिए अब आपको क्या करना है, देखो आपको ये पता होना चाहिए कि वृत्त के केंद्र से अगर स्पर्श बिंदु को मिला दिया जाए, ये महत्वपूर्ण प्रमेय जो आपको पिछले वीडियो के अंदर मैंने बता दी। अगर किसी वृत्त के केंद्र को स्पर्श बिंदु से मिला दिया जाए, अर्थात स्पर्श बिंदु जो स्पर्श रेखा खींचने से बनता है, ये BC स्पर्श रेखा खींचने से ये स्पर्श बिंदु M आया है। अगर इस स्पर्श बिंदु M को वृत्त के केंद्र O से मिला दिया जाए तो यहां पर लंबवत होता है, अर्थात स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को वृत्त के केंद्र से मिला दिया जाए तो वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली जो त्रिज्या है रेखा है वो स्पर्श रेखा के ऊपर लंबवत होती है। तो यहां पर ये समकोण का निर्माण कर रही है, अर्थात 90 डिग्री का कोण बना रही है। इसी प्रकार से अगर हम देखें जैसे OM BC के ऊपर लंबवत है तो उसी प्रकार से जो ON है ये ON भी AC के ऊपर लंबवत होगा, क्योंकि यहां पर भी हमने N बिंदु को अर्थात वृत्त के स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिला है, अर्थात त्रिज्या खींची है, तो यहां पर भी वो स्पर्श रेखा पर लंबवत होगी। तो यहां पर भी ये समकोण का निर्माण कर रही है, 90 डिग्री का कोण बना रही है। अब इसी प्रकार से हम आते हैं इधर OL, ये OL देखें तो वृत्त का स्पर्श बिंदु है और स्पर्श बिंदु को हमने केंद्र O से मिलाया है, अर्थात त्रिज्या खींची है, तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा आपस में लंबवत होगी। तो यहां पर भी ये समकोण का निर्माण कर रही है, अर्थात 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इसका आपको पता होना चाहिए। यहां पर मैं जो महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूं, अगर आपको ये पता नहीं है तो फिर हम इस क्वेश्चन को आगे हल नहीं कर पाएंगे। तो ये आपको पूर्व में पता होना चाहिए, उसके बाद इस क्वेश्चन को हल कर पाओगे। तो मैं आपको फिर से बता देता हूं कि यहां पर वृत्त के बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींची गई है तो स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में बराबर होती है। अगर किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींचेंगे
इसी बिंदु से ये दोनों स्पर्शरेखा खींचिए तो ही बराबर होगी। ऐसी नहीं कि एक स्पर्शरेखा कहीं और खींच दी और दूसरी स्पर्शरेखा किसी अन्य बिंदु से खींच दी तो वो आपस में बराबर नहीं होगी। ये कोई जरूरी नहीं है बराबर होगी या नहीं होगी, लेकिन अगर एक किसी निश्चित बिंदु से वृत्त पर स्पर्शरेखा खींच दे तो उनकी लंबाई बराबर होती है। तो यहाँ पर AL 6 सेमी हुई और AN भी 6 सेमी है, क्योंकि AN 6 सेमी है तो ये भी उतनी होगी। इसी प्रकार C से CN 8 सेमी दी हुई थी स्पर्शरेखा की लंबाई, तो CM भी 8 सेंटीमीटर ही होगी। दूसरी बात, अगर किसी वृत्त के केंद्र को स्पर्श बिंदु से मिलाती हुई त्रिज्या खींच दी जाए तो स्पर्श बिंदु जो स्पर्श रेखा से बनता है उस स्पर्श रेखा पर यह त्रिज्या लंबवत होगी। तो इन दो बातों का आपको ध्यान रखना है। देखो इस क्वेश्चन के अंदर हम लिखते हैं, हल करते हैं। चूंकि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है परस्पर, इसके कारण हम AN बराबर AL और CN बराबर CM हो जाएगा। इसलिए AL बराबर AN और AN दे रखा है कितना 6 सेमी, 6 सेमी हो गया। तथा नीचे देखें CN बराबर CM, तो CM बराबर CN जो दे रखा है कितना 8 सेंटीमीटर। दूसरी बात, वृत्त के केंद्र को स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से मिलाया जाए तथा स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने पर त्रिज्या व स्पर्श रेखा परस्पर लंबवत होती है, अर्थात 90 डिग्री कोण बनाती है। ये जानकारी मैं आपको समझाने के लिए दे रहा हूं। अगर आपको ये पता है, ध्यान है, तो आप इस क्वेश्चन को आगे हल कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ जिससे कि आप इसको अच्छी तरह से समझ सको, देख सको, ये समझ में आए कि ये मैंने यहाँ पर 90 डिग्री का कोण क्यों बनाया, AN के बराबर मैंने AL क्यों किया। तो यहाँ पर स्पर्श रेखा त्रिज्या व स्पर्श रेखा परस्पर लंबवत होती है। तो यहाँ पर ये लंबवत हो गई, जिससे मैंने यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना दिया। अब देखो यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या 4 सेमी दे रखी है और हमें ज्ञात करना है इस BM का या BL का। इसके लिए हमें ध्यान देना है कि इस त्रिभुज की भुजाओं का माप कैसे ज्ञात किया जाए। आपके पास दो ऑप्शन है। देखो, अगर इस B को O से मिला दें, C को भी O से मिला दें और A को भी O से मिला दिया जाए इस प्रकार से, तो आपके पास ये जो बड़ा त्रिभुज था, त्रिभुज ABC, इसके 3 खंड बन जाते हैं, अर्थात 3 त्रिभुज बन जाती है, 3 खंडों में बढ़ जाती है। एक तो ये त्रिभुज ABO, ये ABO त्रिभुज बनता है और एक बनता है BCO त्रिभुज, ये दूसरा त्रिभुज बन गया, दूसरा खंड हो गया। और तीसरा खंड है ACO, अर्थात ऐसे 3 भागों में ये त्रिभुज बढ़ जाता है। अगर हम इस त्रिभुज के तीनों खंडों को आपस में मिला दें, अर्थात इन तीनों खंडों के क्षेत्रफलों को मिला दें, तो वो क्षेत्रफल इस पूरे बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि जो बड़ा त्रिभुज है वो 3 खंडों में बट गया और इन तीनों खंडों के क्षेत्रफलों को अलग अलग निकालकर हम प्लस कर लेते हैं, मिला देते हैं, तो वो पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। अब बात है कि इनका क्षेत्रफल हम कैसे निकालें। यहां पर देखो, त्रिभुज जो ABO है उसका आधार क्या है? AB है, आधार इसका AB दे रखा है और ऊंचाई यहां पर लंबवत है, तो 4 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी।
अगर त्रिभुज हम BCO की बात करें तो आधार क्या है, BC है, और ऊंचाई वही लंबवत कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो आधार गुणा ऊंचाई बटे हुए 2 से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इधर देखिए त्रिभुज ACO, इसके अंदर आधार AC है, ऊंचाई ON है, तो यहां पर भी हम आधार गुणा ऊंचाई बटे 2 से इन तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं और इनको प्लस कर लेंगे तो वो पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। अब एक दूसरा तरीका है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का कि अगर आपको त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हुई हो तो उन तीनों भुजाओं के आधार पर, आपको मैंने पूर्व जो वीडियो थे त्रिभुज वाला चैप्टर था, त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला चैप्टर था, उसमें बताया था कि हम हीरोन के सूत्र का इस्तेमाल करके, हीरोन का जो फॉर्मूला है उसका इस्तेमाल करके हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए तीनों भुजाओं का माप दिया होना चाहिए। अब हमारे पास तीनों भुजाओं का माप तो नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पर x मान रखा है। अगर इस x मानने से अगर हम देखें इस त्रिभुज के तीनों भुजाओं को, तो तीनों भुजाओं का माप हम x के रूप में ला सकते हैं, क्योंकि ये x + 8 हो जाएगा BC, ये AB हो जाएगा x + 6 और AC तो दिया हुआ है 8 और 6 14, तो ये तीनों भुजाओं का माप इस प्रकार से x रूप में ले लेंगे हम, और उसके हिसाब से हम फिर हीरोन के सूत्र के अंदर हम इनका माप डालेंगे, हल करेंगे, तो हमारे पास x के रूप में एक क्षेत्रफल प्राप्त होगा। दूसरा क्षेत्रफल, इन तीनों खंडों को अलग अलग आधार गुणा ऊंचाई बटे 2 से क्षेत्रफल निकाल के जोड़ते हैं, तो उस प्रकार से एक क्षेत्रफल प्राप्त होगा, और एक पूरे त्रिभुज का एक साथ हीरोन के जो सूत्र है, हीरोन का जो फॉर्मूला है उससे भी हमें प्राप्त होगा। हम उन दोनों की तुलना करेंगे, अर्थात उन दोनों तरीकों से जो हमारे पास क्षेत्रफल आएगा उन क्षेत्रफलों को हम बराबर लेके समीकरण बना के इसको हल करेंगे, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, x का मान हमें प्राप्त हो जाएगा, और x का मान प्राप्त होने के बाद में हमारे पास त्रिभुज का परिमाप भी आ जाएगा। तो आपको ये थोड़ी सी एक जटिल प्रक्रिया के रूप में इसको हल करना है, ध्यान से समझना है। एक तो हम क्या करेंगे, हीरोन के सूत्र से इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। हालांकि पूरा माप हमें संख्या के रूप में प्राप्त नहीं होगा क्योंकि उसके अंदर x भी रहेगा, लेकिन जब उसकी तुलना हम आधार गुणा ऊंचाई बटे 2 इन तीन अलग खंडों का क्षेत्रफल निकाल के जब जोड़कर इसके बराबर करेंगे तो एक समीकरण बन जाएगा जिसके अंदर एक चर राशि अज्ञात रहेगी, और एक समीकरण के अंदर अगर एक चर राशि अज्ञात हो तो उसका माप ज्ञात किया जा सकता है। तो हम यहाँ पर दोनों प्रकार से ज्ञात किए गए क्षेत्रफल को बराबर करके इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर ये और लिख देता हूं मैं, क्योंकि यहां पर फिर जगह नहीं बचेगी, तो आपको थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा जिससे कि ये पूरा क्वेश्चन यहां पर आपको दिख सके, नहीं तो मिटाना पड़ेगा। तो हम यहां पर ये आपको ध्यान रखना है, मैं यहां पर लिख नहीं रहा हूं कि वृत्त के केंद्र को, हालांकि यहां पर तो लिख दिया ये 90 डिग्री का कोण है, त्रिज्या यहां पर 4 सेमी दे रखी है जो क्वेश्चन के अंदर है, यहां पर लिख देता हूं मैं, यहां वृत्त की त्रिज्या बराबर 4 सेमी और AC बराबर पूरी AC या जोड़ के लिख देंगे, AC 6 और 8 14 हो जाएगी, 6 से ये 4 सेमी है त्रिज्या। अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल कोष्टक में लिख देते हैं, हीरोन का सूत्र बराबर अंडर द रूट एस गुणा, आपको पूर्व में भी ये फॉर्मूला अच्छी तरह से समझा चुके, बता चुके, एस गुणा एस माइनस ए गुणा एस माइनस बी गुणा एस माइनस सी, ये है। यहाँ एस बराबर है, एस बराबर आपको बताया था त्रिभुज का अर्थ परिमाप होता है, ये है a प्लस बी प्लस सी, अर्थात त्रिभुज की जो भी तीनों भुजाओं का माप दे रखा है उनके योगफल का आधा बटे हुए 2, ये है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर s ज्ञात करते हैं, s बराबर s है, तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे अर्थात ab प्लस बी सी प्लस ए सी, AB को BC को और AC को जोड़ेंगे तो S प्राप्त होगा। अब यहाँ पर हमारे पास जो माप है उन्हीं को लेकर मैं जोड़ देता हूँ, AB है 6 सेमी प्लस x, तो 6 प्लस x, सेमी भी लगा सकते हो आप यहाँ पर, लेकिन थोड़ा आपको जटिल लगेगा इसलिए सेमी को हम लास्ट में लगा देंगे। तो 6 प्लस x हो गया AB, BC है 8 प्लस x या x प्लस 8, तो ये हो जाएगा 8 प्लस x, और प्लस AC का माप तो आपके पास दिया हुआ है पूरा, 6 सेमी को और 8 सेमी को जोड़ के लिख देते हैं, 8 और 6 14 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा
14 सेमी और बटे हुए 2 कर देंगे। अब देखिए s बराबर 1x और 1x तो हो जाएगा ये 2x प्लस 6 और 8 14, 14 और 14 हो गया 28 सेंटीमीटर। कुल मिला के 8 और 6 14 सेंटीमीटर, तो ये 14 और 8 22 और 6 28, तो 28 सेमी प्लस x सेमी, तो ये 2x प्लस 28 सेमी। आप चाहो तो सेमी भी लगा सकते हो कोष्टक के बाहर, बटे हुए 2। अब हम 2 का भाग देते हैं इसके अंदर, तो 2x में तो 2 का भाग जाएगा 1x बार, तो ये x बार आ जाएगा x प्लस 28 के अंदर 2 का भाग जाएगा 14, तो s बराबर आ गया x प्लस 14 सेंटीमीटर। अब हम इस हीरोन के फॉर्मूले में इसका माप रखते हैं, तो यहां पर देखो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर अंडर द रूट s है x प्लस 14। ये आपको ध्यान से कोष्टक में लिख के सरल करना है, क्योंकि गुणा है s गुणा फिर s माइनस a से गुणा होगा, फिर s माइनस b से गुणा होगा, s माइनस c से गुणा होगा। तो ये s लिख दिया, इसको कोष्टक में लिखना है, क्योंकि अधिकतम 2 संख्याओं एक से ज्यादा संख्याओं दोनों को कोष्टक में लगा के लिखा जाता है। अब ये कोष्टक लगाते हैं हम, s फिर से लिखते हैं, s है x प्लस 14 और इसमें से घटाना है a का मतलब कोई सी भी एक भुजा का माप घटाना आपको। जैसे हम इधर से ले लेते हैं a कितना 8 और 6 14 सेंटीमीटर घटा देते हैं, तो ये 14 सेमी हो गया, फिर इंटू s माइनस b, s कितना है x प्लस 14 माइनस b का मतलब कोई दूसरी भुजा ले लो आप, जैसे ये ले लिया x प्लस 6, तो ये x प्लस 6। आपको यहां पर ध्यान देना है कि x प्लस 6 ये दोनों ही माप घटेंगे, तो या तो आप कोष्टक लगा के लिखो माइनस लगा के, या फिर आप इनके चिन्ह चेंज करके लिखो। तो मैंने यहाँ पर कोष्टक लगा दिया, कोष्टक के बाहर माइनस है, जब कोष्टक उठाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ी जगह कम बचेगी, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली 6 को और x को माइनस करके लिख देता हूँ, क्योंकि x और 6 दोनों घटेंगे, तो ये माइनस का x और माइनस का 6 सेमी। अगर यहाँ पर कोष्टक लगाते हैं तो x प्लस 6 लिखा जाएगा, जब कोष्टक खोलेंगे तो x भी माइनस का होगा और ये 6 भी माइनस का होगा, तो ये माइनस x और माइनस 6 दोनों मैंने यहाँ पर घटा के लिख दिए। अब देखो फिर s माइनस c, s है s कितना है आपका x प्लस 14, तो ये x प्लस 14 माइनस c का मतलब तीसरी भुजा हमने यहाँ पर छोड़ दी, वो है x प्लस 8, तो x को भी घटाना है और 8 को भी घटाना है, इसका मतलब x भी माइनस का होगा और 8 भी माइनस का होगा, तो ये माइनस का x और माइनस का 8, ये वर्ग सेमी आपका क्षेत्रफल के रूप में आ जाएगा। वर्ग सेमी के बराबर है, मात्रक वर्ग सेमी है। अब देखो इसको हमें सरल करना है ध्यान से सावधानी से, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, इसको आपको सावधानी से हल करना है। देखो यहाँ पर x प्लस 14 ये ऐसे कैसे, इंटू यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं हम, 14 में 14 घट जाएगा तो केवल मात्र यहाँ पर रहेगा गुणा में x, तो गुणा x बच जाएगा। ध्यान देना आपको, 14 में 14 घट गया तो बचा कितना x, फिर इंटू करना है। यहाँ पर क्या बचता है, x में x चला जाएगा तो x तो नहीं बचेगा, यहाँ पर बचेगा 14 में 6 जाएगा तो कितना 8, तो यहाँ पर बचा केवल मात्र 8, ये आपको ध्यान देना है। x से x निकल गया, कट गया तो, और 14 में 6 गया तो 8 बच गया। यहाँ पर देखो इंटू में x में x यहाँ पर भी नष्ट हो गया, नहीं है, और 14 में 8 गया तो बच गया 6, तो यहाँ पर बच गया 6। ये आपको ध्यान से करना है, यहाँ पर ये माप ध्यान से रखना है। अगर आप यहाँ पर मिस्टेक कर देते हो तो फिर आप इसको हल नहीं कर पाओगे, तो थोड़ा केयरफुल होकर आपको इसको सरल करना है। अब देखो इसको हम गुणा करते हैं, सरल करते हैं, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ये बराबर हो जाएगा 8 छिके 48 गुणा x, ये हो जाएगा अंडर द रूट 48x, और कोष्टक में है x प्लस 14, ये गुणा में है, तो ये x प्लस 14 ये आ गया। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, 8 को 6 को और x को गुणा करेंगे तो 8 छिके 48 गुणा x, और ये 48 गुणा x है x प्लस 14 से, जो गुणा में आपको इसको कोष्टक में लिखना है। अगर आप कोष्टक में लगाओगे तो ये गलत हो जाएगा। देखो ये क्षेत्रफल आ गया आपकी पूरी त्रिभुज ABC का। अब हम इसी क्षेत्रफल को हम 3 अलग अलग भागों में बांट के निकालते हैं। त्रिभुज के 3 अलग अलग
जो खंड है यहाँ पर उसके रूप में निकालेंगे और उन तीनों को जोड़ेंगे तो वो भी इस क्षेत्रफल के बराबर होना चाहिए। तो अब हमने अंदर इसके 3 खंड कर रखे हैं। एक तो ये त्रिभुज जो एक नंबर से व्यक्त कर रखा है मैंने ABO, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार मान लेंगे AB को और इसके ऊपर लंबवत ऊंचाई है वो वृत्त की त्रिज्या है कौन सी OL है जो 4 सेमी है। और इधर OBC, ये जो OBC त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल आधार गुणा ऊंचाई, ऊंचाई है 4 सेमी, आधार है x प्लस 8 सेमी। और इधर त्रिभुज ACO या AOC, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आधार तो 8 और 6 14 सेंटीमीटर दे रखा है, ऊंचाई दे रखी है 4 सेमी, तो इसका तो बिल्कुल पूरा माप आ जाएगा। फिर इन तीनों क्षेत्रफलों को हम जोड़ेंगे तो वो तीनों क्षेत्रफल मिलके इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल ही होगा। त्रिभुज ABC के बराबर होगा, जो हमने पूर्व में हीरोन के सूत्र से निकाला है उसके बराबर ही होना चाहिए। तो उसके बराबर लेके हम इसको सरल करेंगे तो हमें x का माप मिल जाएगा। अब हम निकालते हैं त्रिभुज ABO का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है आधार गुणा ऊंचाई बटे हुए 2। अगर आधार और ऊंचाई दी हुई हो तो हम आधार गुणा ऊंचाई बटे हुए 2 करके हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो यहां पर आधार है AB और ऊंचाई है लंबवत ऊंचाई है OL जो 4 सेमी है। तो यहां पर देखिए आधार कितना होगा x प्लस 6 सेमी, पूरी AB कितनी है x प्लस 6 सेमी। आप चाहो तो यहां पर AB गुणा OL बटे 2 भी कर सकते हो, तो ये आपको पता है इसलिए मैं डायरेक्टली माप लिख देता हूं। आधार है 6 प्लस x, इसको कोष्टक में लिखना है, तो ये 6 प्लस x ये तो हो गया आधार, गुणा ऊंचाई है 4 सेमी अर्थात वृत्त की त्रिज्या, तो ये 4 सेमी, सेमी को बाद में लगा देंगे इस प्रकार से, और बटे हुए ये 2 कर दिया। इसको अगर सरल करें 2 का भाग 4 में देते हैं तो ये हो जाएगा 6 प्लस x और गुणा हो जाएगा 2। ये आपके इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। अब इसी प्रकार से त्रिभुज हम OBC का निकालते हैं। त्रिभुज OBC का क्षेत्रफल बराबर वही आधार गुणा ऊंचाई बटे हुए 2 से। यहां पर आधार कितना है x प्लस 8, जैसे यहां पर x प्लस 6 था वैसे यहां पर x प्लस 8 है, ऊंचाई वही है 4 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा x प्लस 8 और गुणा ऊंचाई है 4 सेमी बटे हुए 2 से डिवाइड करेंगे 4 को तो 2 हो जाएगा। तो ये बराबर आ जाएगा x प्लस 8 और गुणा 2, ये क्षेत्रफल आ गया आपका इसका। यहीं पर हम आगे निकाल लेते हैं तथा त्रिभुज कौन सी ACO का क्षेत्रफल, वही फॉर्मूला लगाना है आपको, आधार गुणा ऊंचाई बटे हुए 2। आधार कितना है इसका 6 प्लस 8 14 सेंटीमीटर, तो ये 14 सेमी गुणा ऊंचाई है 4 सेंटीमीटर, तो ये 4 सेमी और बटे हुए 2। तो भाग देंगे 2 से, 4 को डिवाइडेशन करेंगे तो 2 जाएगा और 14 दूना 28 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 28 वर्ग सेमी। ये भी वर्ग सेमी में है, ध्यान रखना तीनों ही माप वर्ग सेमी में है, वर्ग सेमी या सेमी स्क्वायर, और ये भी आपका वर्ग सेमी में माप है। यहां पर देखिए x प्लस 8 गुणा 2 वर्ग सेमी। अब क्या करते हैं हम इन तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों को, जो बड़े त्रिभुज के 3 खंड करके हमने 3 त्रिभुज बनाए थे, इन तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों को हम क्या कर लेते हैं जोड़ लेते हैं। एक तो ये है, एक क्षेत्रफल ये है और एक क्षेत्रफल ये है, इन तीनों को हम प्लस करेंगे तो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यहां पर देखो त्रिभुज ABO का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज OBC का क्षेत्रफल, OBC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ACO का क्षेत्रफल, त्रिभुज ACO का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, अर्थात तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों को जोड़ेंगे तो पूरे बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा ये। तो यहां पर ये हो जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, उसके बराबर हो जाएगा। अब देखो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमने एक साथ निकाला था हीरोन के फॉर्मूले से, जो ये है √48x
इंटू एक्स प्लस 14 के बराबर। और रही बात इन तीनों त्रिभुजों के, तीनों खंडों के क्षेत्रफल, तो उनको हम यहाँ पर जोड़ लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। तो ये आपका एक समीकरण बन जाएगा। देखो त्रिभुज एबीओ का क्षेत्रफल कितना है, ये है 6 प्लस एक्स और गुणा 2 प्लस दूसरे त्रिभुज इस ओबीसी का क्षेत्रफल है x प्लस 8 गुणा 2 और प्लस तीसरे खंड का क्षेत्रफल 28 वर्ग सेमी है, तो ये 28, ये बराबर होगा हीरोन के सूत्र से जो क्षेत्रफल निकाला है उसके बराबर। तो यहां पर इसको नीचे लिख देते हैं, आगे आपको दिखेगा नहीं। इसको इस प्रकार से यहां पर देखो, तीनों खंडों का क्षेत्रफल हम जोड़ेंगे तो पहले खंड का क्षेत्रफल है 6 प्लस एक्स गुणा 2, ये तो हो गया त्रिभुज एबीओ का क्षेत्रफल, प्लस त्रिभुज ओबीसी का क्षेत्रफल कितना है, ओबीसी का क्षेत्रफल है x प्लस 8 गुणा 2 और तीसरे त्रिभुज एसीओ का क्षेत्रफल है 28 वर्ग सेंटीमीटर, 28 वर्ग सेमी, तो ये 28 कर लेते हैं। ये बराबर हो जाएगा त्रिभुज एबीसी पूरे बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर, जो हमने हीरोन के फॉर्मूले से निकाला है उसके बराबर। ये है अंडर द रूट 48x इंटू एक्स प्लस 14 वर्ग सेमी के बराबर। तो यहां पर इनको सरल करके हम जोड़ेंगे, इनको ध्यान से हल करना है। देखो 6 को 2 से गुणा करेंगे तो 6 दूने 12 हो जाएगा, ये आपको ध्यान से करना है। और 2 को x से गुणा करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, तो प्लस का 2x, ये समझ में आना चाहिए। 6 दूने 12 और प्लस 2x, प्लस आगे ध्यान देना, यहां पर इसको भी 2 से गुणा करते हैं। आप चाहो तो यहां पर भी डायरेक्टली गुणा कर सकते हो, यहां पर भी कर सकते हो, एक ही बात है। 2 से गुणा करेंगे x को तो ये हो जाएगा 2x और प्लस 2 को गुणा करेंगे 8 से तो 8 दूने 16 हो जाएगा, तो ये 16 प्लस यहां पर आते हैं हम, कितना है 28, तीसरे का है 28 वर्ग सेमी बराबर अंडर द रूट कितना है 48x कोष्टक x प्लस 14, तो ये x प्लस 14 हो जाएगा इसके बराबर। इनको हम जोड़ते हैं तो देखो इनका कैलकुलेशन होगा, 12 संख्याओं को अलग से जोड़ लेते हैं, 12 और 16 ये हो जाएगा आपका 28, 12 और 16 हो जाएगा 28 और 28 और 28 हो जाएगा 56, तो ये हो गया 56 और प्लस x की बात करें तो 2x और 2x 2x और 2x 4x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x बराबर इधर है अंडर द रूट, यहां पर अगर आप चाहो तो 48x जो है उसका वर्गमूल निकाल सकते हो, 48 का वर्गमूल निकाल सकते हो। 48 का मतलब है 12 चौके 48 या फिर 16 दूना 32, 16 थी 48, अर्थात ये 16 गुणा 3 गुणा x है, तो यहां पर आप इसका वर्गमूल निकाल सकते हो, कितना आएगा 16 का वर्गमूल आ जाएगा 4 और बाकी जो बचा है उसको अंडर द रूट में दे देते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं, फिर आपके समझ में आ जाएगा। 48x का मतलब है 16 गुणा 3 गुणा x और कोष्टक x प्लस 14 है, तो यहां पर 16 का तो वर्गमूल निकाल सकते हैं क्योंकि गुणा में 16 का वर्गमूल कितना आ गया 4 आ गया, और बच गया क्या कोष्टक अंडर द रूट में बच गया 3x गुणा x प्लस 14, ये x प्लस 14 बच गया। ये आपके समझ में आना चाहिए। यहां पर हमने 48x का 16 गुणा 3x कर दिया और गुणा x प्लस 14, यहां पर 16 का वर्गमूल मैंने कितना ले लिया 4 ले लिया और बच गया अंडर द रूट में 3x इंटू एक्स प्लस 14। अब यहां पर ये 4 इसलिए कॉमन लिया है क्योंकि इधर इस पक्ष में भी 4 उभयनिष्ठ है, कॉमन है, क्योंकि इनमें भी 4 का भाग जा रहा है, जिससे कि थोड़ा समीकरण सरल हो जाएगा, हल करने में आसानी होगी। अब देखो दोनों पक्षों को हम 4 से डिवाइड करते हैं, 4 का भाग देते हैं, तो 56 के अंदर 14 चौके 56, 14 बार जाएगा भाग, 4x में 4 का भाग जाएगा x बार, तो ये प्लस x, कुल मिला के 56 प्लस 4x में 4 का भाग देते हैं तो 14 प्लस x आता है, ये आपको ध्यान देना है, समझना है। बराबर यहां पर 4 का भाग देंगे तो 4 कट जाएगा, बचेगा
अंडर द रूट 3x प्लस 3x प्लस क्या 3x इंटू एक्स प्लस 14 x प्लस ये 14। अब देखिए यहां तक आपके समझ में आना चाहिए कि ये किस प्रकार से सरलतम रूप में आया है, जो आपको लास्ट में और बता देंगे। यहां पर हमें क्या करना है, इस अंडर द रूट को हटाना है। जब तक इस अंडर द रूट को नहीं हटा पाएंगे, क्योंकि इसका वर्गमूल तो निकल नहीं रहा है, अगर वर्गमूल निकलता तो यहीं पर पहले हम हल कर लेते, वर्गमूल निकाल लेते। तो यहां पर वर्गमूल नहीं निकल रहा है, तो हम क्या करते हैं, इस अंडर द रूट को हटाने के लिए यहां पर दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, जिससे कि अंडर द रूट हट जाएगा। तो यहां दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यहां पर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो आपको पता है कि अंडर द रूट वाली संख्या का वर्ग करेंगे तो उसका वर्ग अंडर द रूट दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हट जाएंगे, और इस पक्ष का आपको स्क्वायर करना ही करना है। तो यहां पर ये हो जाएगा 14 प्लस एक्स, इसका स्क्वायर, तो उधर भी स्क्वायर करेंगे। अब मैं यहां पर इसका स्क्वायर करके दिखाऊंगा, अंडर द रूट करके दिखाऊंगा, तो आप समझदार हो। अंडर द रूट से स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे, और केवल मात्र आपके पास मान बचेगा 3x गुणा x प्लस 14। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 14, 3x प्लस x प्लस 14, 3x गुणा x प्लस 14। ये आपको ध्यान देना है, गलती नहीं करनी है। 3x गुणा x प्लस 14 हो गया। इधर स्क्वायर लगाया इसलिए अंडर द रूट इसका हट गया, ये आपको ध्यान देना है। अब इनको हम सरल कर लेते हैं। यहां पर देखो कितना इजी बन जाएगा ये, x प्लस 14 और x प्लस 14 दोनों में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो ये तो आसानी से कट जाएगा। यहां पर देखो ये है 14 प्लस x गुणा 14 प्लस x, अर्थात 14 प्लस x, 14 प्लस x दो बार लिखेंगे क्योंकि दो घात है। और इधर इस पक्ष की बात करें तो इस पक्ष में है 3x गुणा 14 प्लस x, ये 14 प्लस x लिख दिया। यहां पर देखो 14 प्लस x इधर भी गुणा है और 14 प्लस x इधर भी गुणा है, दोनों पक्ष में गुणा हो रहा है। अगर इसको गुणा से इधर ले जाएंगे तो इसमें भाग लगेगा, कट जाएगा ये, या इसको इधर लाएंगे तो इसमें से एक गुणनखंड कट जाएगा। आपके पास बचेगा 14 प्लस x, इस पक्ष में तो केवल ये बचेगा 14 प्लस x, और इधर बचेगा केवल मात्र 3x, ये इधर 3x बच गया। ये आपके समझ में आना चाहिए कि इसको किस प्रकार से हल किया है। अगर आप चाहो तो यहां पर 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर करके भी मान निकाल सकते हो, लेकिन उससे एक लंबा मान चला जाएगा, ये उभयनिष्ठ गुणनखंड आपको नहीं मिल पाएगा, और फिर सरल करोगे तो थोड़ा जटिल हो जाएगा। तो आपको सीधे सीधे दिख रहा है कि 14 प्लस एक्स दोनों पक्षों में गुणा हो रहा है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो इसको हम काट लेते हैं। इसकी दो घात है, उसमें से एक गुणनखंड इसमें बच जाएगा 14 प्लस एक्स। अब यहाँ पर 14 प्लस एक्स बराबर 3x है, इसको हम सरल करते हैं। x को इधर 3x की तरफ लाएंगे तो इधर माइनस का हो जाएगा, इधर बच जाएगा 14, तो ये 14 14 इधर बचा। x को इधर लाएंगे इस पक्ष में तो 3x में माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x माइनस x, 2x बचेगा। यहां पर देखो इस पक्ष में 14 है 14 और उस पक्ष में 2x बचेगा। आप x का मान आराम से निकाल सकते हो, दोनों पक्षों को अगर 2 2 से डिवाइड करते हो, 2 2 का भाग देते हो, तो यहां पर 14 में 2 का भाग 7 बार जाएगा, इधर आ जाएगा x, तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा x। x बराबर आपके पास 7 आ गया। इस x का माप है 7 सेंटीमीटर, और हमें इसी की आवश्यकता थी। bn 7 सेंटीमीटर है तो bl भी कितना हो जाएगा, 7 सेमी हो जाएगा। अर्थात अब इस प्रकार से हमारे पास त्रिभुज की तीनों भुजाओं के माप आ चुके। हमें त्रिभुज का परिमाप बताना है, ऐसा नहीं कि x का माप निकाला और छोड़ दिया। क्वेश्चन के अंदर पूछा है त्रिभुज की परिमिति ज्ञात कीजिए, अर्थात परिमाप ज्ञात कीजिए। तो परिमाप के लिए तो हमें तीनों भुजाओं के माप को ऐड करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर त्रिभुज का परिमाप बताने के लिए यहाँ पर लिखते हैं, अतः त्रिभुज ABC का परिमाप बराबर AB प्लस BC प्लस AC, जो हमने यहाँ पर हीरोन के फॉर्मूले में जोड़ा था। यहाँ पर x की जगह दोनों माप आप जोड़ सकते हो, या यहाँ पर आप जोड़ लोगे तो ये होगा।
देखो ए बी है 6 सेमी और एक्स का माप आया 7 सेमी, तो 6 और 7 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, 6 और 7 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये तो हो गया 13 प्लस, ध्यान देना 6 और 7 सेंटीमीटर दोनों जुड़ेंगे तो 13 सेंटीमीटर। नीचे BC की बात करें तो BC है 7 प्लस 8, क्योंकि पूरी BC का माप जोड़ना है, तो 8 और 7 15 सेंटीमीटर, ये है 15 सेमी, प्लस AC है 6 और 8 14 सेंटीमीटर जो पूर्व में थी, तो ये 14 सेमी हो जाएगा। अब देखो इनको हम जोड़ते हैं, तो ये हो जाएगा 4 और 5 9, 9 और 3 12, 12 का ये 2 हो जाएगा, हासिल 1 और 1 2, 3 और 4 सेमी। तो ये आ जाएगा त्रिभुज का परिमाप 42 सेंटीमीटर, अर्थात इस पूरे बड़े त्रिभुज का जो क्षेत्र ये परिमाप है वो 42 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब आपके लिए एक महत्वपूर्ण बात मैं ये और बता दूं कि अगर आप यहाँ पर 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर करके माप निकालते हैं, ध्यान देने वाली बात है, 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर करोगे और फिर इसको सरल करोगे, मेरे पास यहाँ पर जगह नहीं थी, मिटाना पड़ता, इसलिए मैंने इतना इसको लंबा नहीं लिया, यहाँ पर उभयनिष्ठ गुणनखंड बनाकर x प्लस 14 उप दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड बनाकर इसको सरल कर लिया, जिससे आसानी से जल्दी से सरल हो गया। अगर आप इसको 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर करके निकालते हो तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर भी होगा, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हो तो a स्क्वायर प्लस का 2b प्लस बी स्क्वायर अर्थात एक्स स्क्वायर आता है, और इधर 3x है, इधर 14 दूना 28x आएगा, तो उसके अंदर 3x जाएगा तो 25x बचेगा और साथ में एक्स स्क्वायर आएगा, तो कुल मिला के एक्स स्क्वायर आएगा। ये जो समीकरण आपका चल रहा है वो एक द्विघात समीकरण के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, अर्थात द्विघात समीकरण के रूप में इसका मान आएगा। और जब द्विघात समीकरणों को हल करते हैं तो आपको पता है, पूरी वीडियो के अंदर मैं बता चुका, द्विघात समीकरण के 2 मूल विद्यमान होते हैं। अगर द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व होता है तो 2 मूल विद्यमान होते हैं, तो यहां पर x के 2 मान आएंगे, जो आप अपनी रफ कॉपी में सरल करके देखना, x प्लस 14 का होल स्क्वायर करना और इधर 3x गुणा x प्लस 14 को आपस में गुणा कर लेना, फिर इसको सरल करना, एक द्विघात समीकरण बनेगा आपके पास, और उस द्विघात समीकरण को जब आप सरल करोगे तो अंत में आपके पास x के 2 माप आएंगे। एक माप तो जो यहां पर आया है वही आएगा 7 सेंटीमीटर प्लस का, और एक माप अलग आएगा और वो शायद माइनस का आएगा, और माइनस का माप आने के कारण हम उस माइनस के माप को छोड़ देंगे, क्योंकि यहां पर त्रिभुज की भुजा का माप है, और माप जो होता है, लंबाई जो होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, माइनस की नहीं होती है, इसलिए उसको निरस्त कर देंगे, उसको छोड़ देंगे, और इस x बराबर जो 7 है उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, इसलिए वास्तविक मान x बराबर 7 ही होगा, वो दूसरा माप नहीं होगा। और अगर वो पॉजिटिव आता है, अगर वो प्लस का आता है, तो फिर वो भी माप आपको मानना पड़ेगा, लेकिन आप सरल करके देखना, हल करके देखना, शायद वो माप माइनस का आएगा, इसलिए उसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा होता, अगर डबल माप आते तो शायद यहां पर भी डबल माप आते, इसलिए यहां पर x बराबर 7 ही आएगा, ये प्लस वाला ही माप आपको मानना है। लेकिन आप एक बार इसको होल स्क्वायर के रूप में खोलकर या 14 प्लस एक्स को 2 बार गुणा करके फिर इसको एक सरलतम समीकरण बनाकर, द्विघात समीकरण बनाकर इसको हल करना, फिर आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि x का क्या माप आता है। 2 माप आते हैं, उनमें से कौन सा माप सही है, कौन सा माप गलत है, वो आप इसको हल करके देखना। तो इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हो। एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूं। क्वेश्चन को अगर आप शॉर्ट में लिखोगे, थोड़ा ध्यान से लिखोगे तो ये थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। अगर इसको आप विस्तार रूप देना चाहो तो ये विस्तार रूप में बड़ा भी हो सकता है, लेकिन मैंने यहाँ पर ज्यादा कुछ वर्णन नहीं करके इसको थोड़ा शॉर्ट में लिखा है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। बाकी अगर आप एग्जाम में इसको हल करते हो और अगर ये 6 अंक का आता है तो इसको आप विस्तार रूप भी दे सकते हो, आपके पास अगर टाइम हो, समय हो तो देखो यहाँ पर हमारे पास एक त्रिभुज दे रखा था ABC। इस त्रिभुज ABC की तीनों भुजाएं एक वर्त की परिधि को बाह्यतः स्पर्श करती है। L, M और N 3 बिंदुओं पे 4 सेमी त्रिज्या वाला वर्त था, ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। और साथ ही साथ माप दे रखा है AL बराबर 6 सेमी और CN बराबर 8 सेमी। यहाँ पर माप दे रखा है AN का माप 6 सेमी और केवल मात्र CN का माप 8 सेमी दे रखा है। आपको पता होना चाहिए कि AN बराबर है किसके, AL के, क्योंकि वर्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई बराबर होती है। तो ये 6 सेमी है तो ये भी 6 सेमी हो जाएगी। CN बराबर 8 सेमी दे रखा है तो आपको पता होना चाहिए कि CM भी 8 सेमी होगा, क्योंकि ये भी बाह्य बिंदु से खींची गई दोनों स्पर्शरेखाएं हैं जो आपस में क्या होती है, बराबर होती है।
तो ये भी 8 सेमी हो जाएगा। अब बचा आपके पास टुकड़ा BM या BL, इन दोनों में से किसी एक का माप आप निकाल लेते हो तो दूसरा भी उतना ही होगा, क्योंकि यहाँ पर भी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो इन दोनों में से हम किसी एक को हम x मान लेते हैं, XYZ कुछ भी आप माप कर हल कर सकते हो, या फिर आप BM भी रख सकते हो, लेकिन हल करने में, गणना करने में फिर आपको दिक्कत होगी, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको x मान लिया। जब BM को x माना है तो BL भी x होगी। अब हम क्या करेंगे, हीरोन के फॉर्मूले से इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, जिसकी माप आपको दी हुई है, क्योंकि पूरी माप यहाँ पर x मान ली तो x + 6 हो जाएगी, ये 8 और 6 14 हो जाएगी, और ये x + 8 हो जाएगी। तो इन तीनों भुजाओं के माप के आधार पर हम हीरोन के फॉर्मूले का इस्तेमाल करके क्षेत्रफल निकालेंगे। हीरोन का फॉर्मूला है √S गुणा S माइनस त्रिभुज की एक भुजा गुणा S माइनस त्रिभुज की दूसरी भुजा गुणा S माइनस त्रिभुज की तीसरी भुजा, अर्थात ABC त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं। इससे पहले हम S निकालेंगे। S होता है त्रिभुज की तीनों भुजाओं के योगफल का आधा, अर्थात अर्ध परिमाप। तो तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे, A + B + C बटे 2। तीनों भुजाएं दे रखी है, एक भुजा तो है 6 + x, दूसरी है 8 + x, और तीसरी है 6 + 8 अर्थात 14 सेंटीमीटर बटे 2। जोड़ते हैं इसको तो 14 और 8 22 और 6 28 प्लस x + x 2x हो गया, तो 2x + 28 बटे 2। 2 का भाग देते हैं तो 2x कटेगा, x बार जाएगा 1x बार, 28 में 2 का भाग देंगे तो 14 बार जाएगा, तो ये x + 14 आ जाएगा। s बराबर x + 14 आ गया। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूले के अंदर माप रखेंगे, अर्थात त्रिभुज का क्षेत्रफल √S, S है x + 14 गुणा S माइनस A, अर्थात S फिर से x + 14 माइनस आपको क्या करना है, 14 करना है। 8 और 6 14, एक भुजा, कोई सी भी एक भुजा घटाओगे तो वो घटा रहा हूं मैं 14 सेंटीमीटर, तो -14 हो गया, गुणा फिर S x + 14 माइनस B, दूसरी भुजा है x + 6, लेकिन मैंने यहां पर दोनों को ही माइनस में इसलिए लिखा है क्योंकि x भी घटेगा और 6 भी घटेगा, इसलिए दोनों के चिन्ह चेंज हो गए, माइनस के हो गए, इसलिए माइनस का x और माइनस का 6 हो गया, इनटू फिर से S x + 14 माइनस x + 8, x भी माइनस का होगा और 8 भी माइनस का होगा, तो इस प्रकार से इसको रख दिया। आप चाहो तो इसको एक बार कॉस्ट में लिख के फिर आगे सरल कर सकते हो, जिससे थोड़ा लंबा होगा। यहां पर देखो, अब हम इनकी कैलकुलेशन करते हैं। x + 14 इंटू में, यहां पर 14 में 14 घट जाएगा तो बचेगा केवल मात्र x बचेगा, यहां पर x में x घट जाएगा और 14 में 6 जाएगा तो बचेगा 8। यहां पर देखे तो x में x चला गया, 14 में 8 जाएगा तो 6 बचेगा, तो कुल मिला के आ गया x + 14 गुणा x गुणा 8 गुणा 6, 8 छिके 48x, ये 48x हो गया अंडररूट के अंदर, और x + 14 ये x + 14, ये बन गया आपका पहला समीकरण, या हीरोन के सूत्र से इसका क्षेत्रफल आ गया। अब इस त्रिभुज को हम 3 भागों में बांट कर इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। जैसे एक आकृति तो ये बन रही है ABO, ये ABO, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो वही आधार गुणा ऊंचाई से इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे हम, क्योंकि यहां पर हीरोन का सूत्र तो हम लगा नहीं सकते, क्योंकि ये तीनों भुजाएं नहीं दी हुई है, इनमें एक भुजाई दी हुई है, AO कितनी है या BO का माप कितना है ये नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमारे पास आधार दिया हुआ है x + 6 सेंटीमीटर और लंबवत ऊंचाई दे रखी है 4 सेंटीमीटर, तो हम इसका आधार गुणा ऊंचाई बटे 2 से क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आधार गुणा ऊंचाई बटे 2, आधार है 6 + x, ऊंचाई है 4 सेमी बटे 2, 2 से 4 को काटा तो 2 बार गया, तो x + 6 गुणा 2 आ गया इस त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग सेमी में। अब इसी प्रकार से हम त्रिभुज OBC का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो आधार होगा x + 8 और ऊंचाई होगी त्रिभुज की वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर बटे 2 करते हैं, तो ये हो जाएगा OBC का क्षेत्रफल x + 8 आधार गुणा 4 ऊंचाई है बटे 2, 4 में 2 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, तो x + 8 गुणा 2 जाएगा, x + 8 गुणा 2, चाहो तो इसको गुणा करके भी आप लिख सकते हो। तीसरी त्रिभुज है ACO, तीसरा खंड है ACO, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आधार गुणा ऊंचाई, यहाँ पर आधार 6 और 8 14 सेंटीमीटर दे रखा है, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, तो 14 गुणा 4 बटे 2 जाएगा यहाँ पर, तो ये 14 गुणा 4 बटे 2 त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया ये, अर्थात 28 वर्ग सेमी। इन तीनों क्षेत्रफलों को अगर हम प्लस कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, इन तीनों को अगर हम मिला लेंगे तो वो जाएगा पूरे बड़े त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के बराबर, अर्थात हीरोन के सूत्र से जो क्षेत्रफल निकाला था उसके समान हो जाएगा। तो हम तीनों को प्लस करते हैं, जोड़ते हैं, त्रिभुज ABO का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज OBC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ACO का क्षेत्रफल बराबर बड़े त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल।
तीनों क्षेत्रफलों को हम प्लस कर रहे हैं, बराबर ही रोहन के सूत्र जो क्षेत्रफल है अंडर द रूट 48 x गुणा x प्लस 14 इसके बराबर कर लिया। यहाँ पर इनको गुणा करते हैं तो 6 दूनी 12 प्लस 2x, 12 प्लस 2x, यहाँ पर गुणा करते हैं तो 2x प्लस 8 दूनी 16, 2x प्लस 16 और प्लस 28, ये 28 बराबर अंडर द रूट 48x को हम 16 गुणा 3x के रूप में व्यक्त कर लेते हैं और गुणा x प्लस 14 है ही। अब यहाँ पर देखिए इनको जोड़ते हैं, 28 और 16 को अगर हम जोड़ते हैं, 12 और 16 को जोड़ते हैं तो 28 और 28 56 हो जाएगा, 56 प्लस 2 और 2 4x हो जाएगा, तो 56 प्लस 4x हो गया, 56 प्लस 4x और उधर हम 16 का वर्गमूल निकाल लेंगे, 4 आ जाएगा, तो ये 4 आ गया बाहर, अंडर द रूट में बच गया 3x गुणा x प्लस 14, तो ये अंडर द रूट 3x प्लस अंडर द रूट 3x इंटू x प्लस 14, 4 से डिवाइडेशन करते हैं, या इनमें आप 4 कॉमन ले सकते हो, इनमें 4 कॉमन लोगे तो 14, यहाँ पर तो 14 चौके 56, 14 जाएगा प्लस यहाँ पर 1x आ जाएगा, वो 4 दोनों पक्षों में कटेगा तो इधर बचेगा 14 प्लस x, ये 14 प्लस x और इसमें बच जाएगा अंडर द रूट 3x गुणा x प्लस 14। अब हमें यहाँ पर वर्गमूल को हटाना है क्योंकि वर्गमूल इसका नहीं निकल रहा है, जब तक इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा या वर्गमूल नहीं हटेगा तब तक हम x का वास्तविक मान नहीं निकाल सकते। तो इस अंडर द रूट को हटाने के लिए हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, जैसे दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो 3x इंटू एक्स प्लस 14 का जो अंडर द रूट था वो स्क्वायर से हट जाएगा और x प्लस 14 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर x प्लस 14 का होल स्क्वायर होगा। अब x प्लस 14 का आप होल स्क्वायर से खोलते हो तो 14 का वर्ग 156 होता है शायद, और प्लस दोनों का दुगुना 14 दूना 28x प्लस x स्क्वायर होगा, और इधर 3x को x से गुणा करते हैं तो 3x स्क्वायर होगा, और प्लस 14 को 3x से गुणा करते हैं तो 14 42x हो जाएगा। यहाँ पर इसको आप उस हिसाब से सरल करोगे तो हो सकता है आपके पास दो माप आए। मैंने यहाँ पर क्या किया है, 14 प्लस एक्स और 14 प्लस एक्स दोनों में समान गुणनखंड था, उभयनिष्ठ था, उसको एक घात से काट दिया तो इधर बचा दो घात में 14 प्लस एक्स एक बार और यहाँ पर बचा केवल मात्र 3x, तो 14 प्लस एक्स गुणा 3 बराबर 3x बचा, क्योंकि 14 प्लस एक्स दोनों में कट गया, इधर बचा 14 प्लस एक्स इधर 3x, तो यहाँ पर 14 प्लस एक्स बराबर 3x है, x को इधर लाऊंगा तो 2x में घटेगा, सॉरी 3x में घटेगा 2x बचेगा, तो 14 बराबर 2x हो जाएगा। ये 14 बराबर 2x। हमें x का माप निकालना है, 2 का भाग देते हैं 14 में इधर लाके गुणा से तो 7 बार जाएगा, तो x बराबर 7 आ जाएगा। इस x की हमें आवश्यकता थी क्योंकि जब तक x का माप नहीं आता है तब तक त्रिभुज का परिमाप भी नहीं बता सकते, तो x का माप आ गया 7 सेमी। जब BM 7 सेमी आया है तो BL भी 7 सेमी होगा, क्योंकि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई दोनों स्पर्शरेखा की लंबाई बराबर होती है, तो ये 7 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें इस त्रिभुज का परिमाप बताना है, तो सभी जो भुजाओं तीनों जो भुजाएं हैं उनके जितने भी टुकड़े हैं उन सबको जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर AB तो हो जाएगा 7 प्लस 6 सेमी, 6 सेमी पहले से था, 7 सेमी आ गया तो 7 और 6 13 सेंटीमीटर। BC 7 प्लस 8 अर्थात 8 और 7 15 सेंटीमीटर, और AC तो पहले से दिया हुआ था 8 और 6 14 सेंटीमीटर, तो 14 ये 14 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये 13 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये 8 और 7 15 सेंटीमीटर, 13 14 और 15 को जोड़ देंगे तो इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योगफल हो जाएगा, जो त्रिभुज का परिमाप कहलाता है। तो हम त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करने के लिए AB प्लस BC प्लस AC करेंगे, अर्थात 13 प्लस 15 प्लस 14 सेमी को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 42 सेंटीमीटर, और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, आपकी पाठ्य पुस्तक का क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से इस त्रिभुज के अंदर जो एक तो हीरोन के सूत्र का इस्तेमाल है, आधार गुणा ऊंचाई बड़े 2 का इस्तेमाल है, ये आपको याद होना चाहिए। दूसरी बात, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई बराबर होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और वृत्त के केंद्र से ये वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाते हैं तो त्रिज्या और स्पर्शरेखा आपस में लंबवत होती है, तो तीनों जगह ये लंबवत है, 4 सेमी है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए काम में आएगी। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। आप 1-2 बार आप रफ कॉपी में और घर पे अच्छे से निकालोगे तो आपके सही ढंग से ये समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर कोई कमी रही हो, अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट्स करके हमें बता सकते हो, पूछ सकते हो। तो आशा करते हैं आपके ये पसंद आया है वीडियो, आप लाइक करोगे, कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताओगे और शेयर करोगे। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।